Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss excellent second MCQ 2, related to the Central Civil Services Medical Attendance Rules 1944. Yesterday, also I uploaded the first part. Today, I am going to upload the second part, and in this part, you will get 20 MCQs with proper explanation. I will discuss exam oriented questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You see my WhatsApp number, it is 8327782034, and you can join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. Also in video description you can get my link, so you join it so that you can up to date yourself for my upcoming videos. So now I am going to start 20 MCQ questions related to the CSMA rules 1944. It is the second MCQ, right? You see the question number 1. Which city is covered under special rules for the purpose of medical attendance and treatment of central government servants and their families? So special, it means rule for a particular city, okay, where you can get medical treatment, and basically if the government, central government servant want to get treatment in this city, then specific rule is there. Obviously answer is Kolkata. Okay, basically for Calcutta or Kolkata, special rule is there. If you want to get treatment in Kolkata, then special rule is there under CSMA rules 1944. So option A is the correct answer. Question number 2. What is the limit for the grant of medical advance with respect to आउटपेशेंट ट्रीटमेंट? सपोज आपका ओपीडी में ट्रीटमेंट चल रहा है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या आपको मेडिकल एडवांस मिलेगा? यस, मेडिकल एडवांस मिलेगा यदि आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो मोर देन 10,000 होगा, मोर देन 10,000 होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन. यदि जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया है, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, इफ योर एक्सपेंस इज मोर देन 10,000, देन यू गेट 90% एडवांस. सो हम जानते हैं कि इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट आज यूजुअल मिलेगा. जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे माइनर हो कि मेजर इलनेस हो, यदि आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तब आपको 90% एडवांस मिलेगा. किसका? जो सीजीएचएस रेट है, सीजीएचएस रेट का 90% के हिसाब से एडवांस मिलेगा. मगर ओपीडी केस में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप कंसल्ट कर रहे हो डॉक्टर को, इस केस में यदि एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 होगा इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, देन यू कैन गेट 90% एडवांस. तो अभी आपको आंसर मिल गया. इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 90% ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर देन ₹10,000. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर और एक दो चीज बताता हूं. सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग ट्रीटमेंट इन हिज रेसिडेंस, आपका ट्रीटमेंट रेसिडेंस में चल रहा है, एडवांस नहीं मिलेगा. कि सपोज यू आर गेटिंग ट्रीटमेंट इन द कंसल्टिंग रूम ऑफ ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, यदि एएमए का कंसल्टिंग रूम में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहां पर एडवांस नहीं मिलेगा. ओनली इन पेशेंट, आउट पे. इन पेशेंट मीन्स इन हॉस्पिटल, ओके, ऑलरेडी you have taken admission in hospital, and outpatient department if you are consulting doctor in outpatient department, ये दोनों केस में एडवांस मिलेगा. बट इफ योर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन इन योर रेसिडेंस
and if your treatment is going on in authorized medical attendant consulting room, then advance will not be issued. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. What is the validity period for the recognition of a private hospital? प्राइवेट हॉस्पिटल को अभी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है, एम्पैनल्ड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है सीजीएचएस में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, जो उनका वैलिडिटी कितना ईयर रहेगा? तो वैलिडिटी बेसिकली 4 ईयर्स एट ए टाइम. एक टाइम में जो एम्पैनलमेंट रहेगा 4 ईयर्स रहेगा, फिर इसके बाद रिन्यू हो सकता है. इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओके, एंड फैमिली वेलफेयर, राइट. सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर डिपेंड करता है. मगर यदि जो सीजीएचएस रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रूल है, इसमें कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल किया जाता है तो उसका वैलिडिटी 4 ईयर्स रहेगा. कुछ प्राइवेट स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स है, वो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं फॉर स्पेसिफिक डिजीज, तो उनको एम्पैनल किया जाता है. ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट and members of his family claim TADA for obtaining appropriate medical attendance or treatment? यहां पर आपको याद रखना है, आउटसाइड ऑफ द सिटी, फर्स्ट वन ये ऑप्शन है, आउटसाइड ऑफ द सिटी. ओके, आउटसाइड ऑफ द सिटी को आप जा रहे हो और डिस्टेंस है मोर देन 8 किलोमीटर्स. ओके, जो ऑनवर्ड और रिटर्न, ऑनवर्ड में मोर देन 8 किलोमीटर, रिटर्न में मोर देन 8 किलोमीटर. यदि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट आपका जो ए में है, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है कि स्पेशलिस्ट है, वो आपको रिफर करता है कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल. बेसिकली दिस हॉस्पिटल इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द सिटी एंड द डिस्टेंस इज मोर देन 8 किलोमीटर, चाहे आपके लिए हो कि आपका फैमिली मेंबर के लिए हो. इस केस में दोनों मिलेगा, टीएडीए मिलेगा. जैसे टूर में मिलता है, जैसे आप टूर जाते हो, ओके, कोई ट्रेनिंग टूर में जाते हो, जैसे आपको आप टीए अवेल करते हो टीएडीए, वैसे ही आप टीएडीए अवेल करोगे. और बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स के लिए टीएडीए मिलेगा. मगर आपको मैं क्लियर कर दिया कि आउटसाइड ऑफ द सिटी, बट हु रिफर यू? बेसिकली ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, अदरवाइज स्पेशलिस्ट. ऑथराइज, सपोज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कभी कभी आपको रिफर कर देता है स्पेशलिस्ट को, तो स्पेशलिस्ट रिफर करता है कि नहीं आप इस हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लो, तो यहां पर जाइए ट्रीटमेंट लो, तो वहां पर आप जा सकते हो आउटसाइड ऑफ द सिटी, और मोर देन 8 किलोमीटर होगा, आउटसाइड ऑफ द सिटी मोर देन 8 किलोमीटर, तब इस केस में आपको टीएडीए मिलेगा जैसे टूर में मिलता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बोथ टीए एंड डीए अवेलेबल फॉर द for the concerned employee and members of his family. चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे. The number of days within which the AMA should prescribe such quantities of medicines as are necessary and sufficient for the treatment of the disease from the commencement of treatment. कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए, आप जानते हो कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप जो एलोपैथिक केस में 10 डेज में 4 कंसल्टेशंस होता है, 10 डेज में 4 कंसल्टेशंस होता है, राइट, 4 कंसल्टेशंस होता है. तो इसमें जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगा वो सब रिइंबर्समेंट होता है. ठीक है, तो वही दिया है, द नंबर ऑफ डेज विद इन व्हिच द एएमए शुड प्रिस्क्राइब सच क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन आज आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट. क्योंकि 10 डेज के बाद, सपोज 10 डेज में सपोज द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैनॉट रिकवर फ्रॉम द डिजीज, तो वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और इमीडिएटली उसको रिफर कर दिया जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को. ठीक है, मगर ये जो 10 डेज आप ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का कंसल्टिंग रूम में आप कंसल्ट कर रहे हो, तो 4 कंसल्टेशंस है, उसमें जो भी क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन होगा वो सब रिइंबर्समेंट होता है. ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, the number of days within which the AMA should prescribe such quantities of medicines as are necessary and sufficient for the treatment of the disease from the commencement of treatment.
तो 10 डेज के अंदर 4 कंसल्टेशन होता है, उसमें जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट करता है तो वो सब रिम्बर्समेंट होता है, ठीक है। तो वही पीरियड होता है। मगर इसमें एक रूल में बताया था यस्टरडे वीडियो में, जो फर्स्ट MCQ में, कि यदि आप 10th डे में कंसल्ट कर रहे हो, 10th डे में आप कंसल्ट कर रहे हो और इसमें सपोज ए में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, इसमें आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो इस केस में पता चलता है कि आप वो पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर इलनेस से आप पूरा रिकवरी नहीं किया है, तो वहां पर कंसल्टेशन फी को रीइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 10th डे कंसल्टेशन में मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, मींस यू आर नॉट फुल्ली रिकवरी फ्रॉम द डिजीज, देन आफ्टर दैट इमीडिएटली ए में रिफर टू यू टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। नहीं, यदि 10th डे में कंसल्ट करते हो और वहां पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होता है, तब जो कंसल्टेशन फी है वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि आप 10th डे में कंसल्ट कर रहे हो और इसमें कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है ए में, क्योंकि आप फुली रिकवरी कर चुके हो डिजीज से, तो इस केस में जो कंसल्टिंग फी आप दे रहे हो तो वो रिइंबर्स होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पेशल रेलवे कंसेशन अवेलेबल फॉर ए ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर पेशेंट हु इज ट्रैवलिंग अलोन फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट। इसमें 2 ऑप्शन है, चाहे आप ट्यूबरकुलोसिस में सफर कर रहे हो कि कैंसर पेशेंट हो, आप अलोन जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल ट्रेन में जा रहे हो, तो वहां पर स्पेशल कंसेशन मिलता है, बेसिकली टीबी और कैंसर पेशेंट। ओके, व्हेन जस्ट through train actually, it means you want to cover the distance and आप जा रहे हो वहां पर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप ट्यूबरकुलोसिस की कैंसर पेशेंट हो, तो इस केस में आपको कंसेशन मिलता है। अलोन है, यहां पर याद रखिए अलोन है, तो आपको जो टिकट है, नॉर्मल टिकट है, उसका 1/4 आपको नॉर्मल रेट का 1/4 देना पड़ेगा। तो सिंगल जर्नी टिकट, सिंगल जर्नी, यही है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 1/4 द नॉर्मल फेयर ड्यू। जो नॉर्मल फेयर सिंगल जर्नी होता है, सिंगल माने डबल नहीं, ऑनवर्ड और रिटर्न नहीं होगा, आइदर सिंगल जर्नी, आइदर ऑनवर्ड के लिए लो कि रिटर्न के लिए लो, एक सिंगल जर्नी के लिए आपको जो नॉर्मल रेट है उसका 1/4 लगेगा। यदि आप सिंगल मूव करते हो, यदि आप सिंगल नहीं मूव करते हो, विथ अटेंडेंट जाते हो, विथ अटेंडेंट जाते हो, तो पर्टिकुलर जो पेशेंट है, पर्टिकुलरली जो पेशेंट है उसको हाफ, नॉर्मल रेट का हाफ मिलेगा, अटेंडेंट को नहीं, ओनली पेशेंट को हाफ मिलेगा, और 1 सिंगल जर्नी। तो अलोन जा रहे हो, ठीक है, सिंगल जर्नी के लिए आपका नॉर्मल रेट का 1/4 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यदि विथ अटेंडेंट, आपके साथ कोई अटेंडेंट जा रहा है, तो इस केस में जो टिकट होगा, इसमें इसके लिए जो पेशेंट है उसको नॉर्मल रेट का हाफ मिलेगा, अटेंडेंट को नहीं, ओनली पेशेंट को नॉर्मल रेट का हाफ मिलेगा, वो भी एक सिंगल जर्नी टिकट होगा, ठीक है। तो वही दिया है कि सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 1/4 द नॉर्मल फेयर ड्यू, तो वही स्पेशल कंसेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपको यहां पर याद रखना है, अलोन है तो 1/4 ऑफ द नॉर्मल फेयर, और अटेंडेंट के साथ जाते हो तो हाफ ऑफ द नॉर्मल फेयर, हाफ ऑफ द नॉर्मल फेयर ओनली वो पेशेंट को मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन ऑफ मेडिकल बिल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ एडवांस। यदि आप एडवांस लिया है, याद रखिए, यदि आप एडवांस लिया है, जिस डेट में आपको हॉस्पिटल से रिलीज किया जाएगा, वेरी नेक्स्ट डे से काउंट कर लो। आज आपका हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, वेरी नेक्स्ट डे से काउंट कर लो, विद इन 1 मंथ आपको जो भी मेडिकल बिल है उसको सेटल करना है, जो भी एडवांस लिया है उसको सेटल करना है, ठीक है, विद इन 1 मंथ एडवांस लिया है। आप एडवांस नहीं लिया है तो आप जो बिल क्लेम करोगे विद इन 6 मंथ्स। तो यहां पर 2 चीज है,
आप एडवांस लिया तो विद इन 1 मंथ आपको बिल सबमिट करके जो भी एडवांस लिया है उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, एडवांस नहीं लिया तो जो आप क्लेम करोगे विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, यहां पर एडवांस दिया है फॉर सेटलमेंट ऑफ एडवांस, तो विद इन 1 मंथ। ठीक है, यदि वो है, सपोज ऐसे एक ऑप्शन आ जाता है कि सपोज आप एडवांस ले लिया 1 लाख ले लिया, आप एडवांस 1 लाख ले लिया, मगर आपका जो 80,000 एक्चुअली एक्सपेंस हुआ, तो अभी आपको 20,000 देना पड़ेगा। आप बिल सबमिट कर दिया, ओके, आपको एडवांस मिल गया 1 लाख, मगर एक्चुअली एक्सपेंस हो गया 80,000, तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। तो 20,000 आप कैसे दे सकते हो? तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। इधर एक बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको जो इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में 20,000 को देना है। ठीक है, यदि एक्सेस हो जाता है तो 20,000 को 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। कभी कभी क्या है, एडवांस अमाउंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। कभी कभी एस्टिमेटेड कॉस्ट का 90% एडवांस मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पर जब एक्चुअल एक्सपेंस कम हो जाता है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दिया, 1 लाख एडवांस ले लिए, 80,000 एक्सपेंस हुआ, तो 20,000 हो गया। 20,000 आपसे रिकवरी किया जाएगा, तो वो कितना इंस्टॉलमेंट्स में? मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स में रिकवरी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यदि आप एडवांस लिया है, जिस डेट में, ऑन विच डेट एक्चुअली यू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन वेरी नेक्स्ट डे से हम काउंट करेंगे विद इन 1 मंथ। ओके, यू मस्ट सबमिट द बिल एंड एडजस्ट द एडवांस अमाउंट, राइट? तो यहां पर जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, what are the circumstances to justify treatment in private medical institutions in an emergency? तो कभी कभी क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा क्रिटिकल इलनेस आ गया जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और कोई आप अनकॉन्शियस हो गए, आपको कोई पर्सन आपको ट्रीटमेंट के लिए ले रहा है, तो ये जो सब ऑप्शन है, सपोज यू आर फेसिंग एक्सीडेंट, कि सपोज समटाइम्स यू आर सडनली क्रिटिकल इलनेस कंडीशन, कि थर्ड वन यू आर अनकॉन्शियस वन, समवन एक्चुअली हैज टेकन टू यू टू द हॉस्पिटल, तो पास में कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, तब इस टाइम में इमरजेंसी केस में आपको प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ओके इट मींस एडमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया यहां पर आंसर। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? एक्सीडेंट्स है, सीरियस नेचर ऑफ द डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो डेथ हो सकता है, और द पेशेंट वाज एडमिटेड बाय अदर्स व्हेन द बेनिफिशियरी वाज अनकॉन्शियस। तो ये तीनों करेक्ट है। ये तीनों कंडीशन में हम पेशेंट को हम देखेंगे कि नजदीक में कोई गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली नियर और है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट चाहे नर्सिंग होम हो कि प्राइवेट क्लिनिक हो, तो उसमें हम एडमिट कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट फॉर पेरेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू क्लेम मेडिकल एक्सपेंसेस। ये पेरेंट्स के ऊपर है, तो 4 ऑप्शन है, हम करेक्ट को चूज करेंगे। They must reside with the government servant in the headquarters. They can reside either with the government servant or with the family members at another station. Parents can reside anywhere in India. और 4th ऑप्शन है, they can reside separately other than in the government servant's headquarter. तो 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें हम करेक्ट को चूज करेंगे। आपको यहां पर याद रखना है, पेरेंट्स केस में either they stay with the government servant in headquarter or they stay with other family members in any other station, यही करेक्ट होगा। चाहे जो आपका पेरेंट्स है वो आपके साथ रह सकते हैं आपका हेडक्वार्टर में, और कोई फैमिली मेंबर के साथ वो रह सकते हैं एनी अदर स्टेशन में, तो वही करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दे कैन रिजाइड आइदर विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और विद द फैमिली मेंबर्स एट अनदर स्टेशन, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है
कि सभी समय आपको याद रखना है कि बेसिकली कैलेंडर मंथ जो है इनिशियली बेसिकली इन मंथ ऑफ जनवरी, आपको याद रखना है, आपको क्लियरली दे देना है कि मेरा पेरेंट्स कहां पर है, चाहे मेरे मेरे साथ है ना मेरा फैमिली मेंबर के साथ आउटसाइड में है, अदर कोई स्टेशन में है, तो यू मस्ट क्लियर इट, यू मस्ट इन्फॉर्म इट. Okay, you must inform to the controlling authority that whether my parents residing with me in my headquarter or it means they are staying with other family members in any other station. You must declare it. Initial of the calendar month. Initial means month of January में आपको डिक्लेयर कर देना है. और वो डिपेंडेंट है मीन्स उनका इनकम को आपको डिक्लेयर कर देना है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द ग्रांट ऑफ मेडिकल एडवांस फॉर इनपेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेजर और माइनर इलनेस. बहुत कॉमन है, आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे मेजर हो कि माइनर हो, जो सीजीएचएस पैकेज रेट है, जो सीजीएचएस रेट है उसका 90% एडवांस मिलेगा. तो वही आंसर होगा, 90% ऑफ द अप्रूव्ड सीजीएचएस पैकेज रेट्स के हिसाब से मिलेगा, चाहे मेजर हो कि माइनर हो. वंस आप एडमिट हो गए मीन्स हॉस्पिटल में, इस केस में जो भी सीजीएचएस रेट है उसका 90% एडवांस मिल जाएगा. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, हम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इलनेस हम नहीं देखेंगे कि मेजर है कि माइनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर इंपॉर्टेंस देना है मेजर और माइनर इलनेस. कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ओनली मेजर इलनेस के लिए मिलेगा, कि इट मींस माइनर इलनेस के लिए नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं. Once up you have taken admission in the hospital and your treatment is going on in the hospital, then definitely you will get 90% advance. 90% means हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सीजीएचएस रेट से. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 11 को चलेंगे. इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स और इलनेस where a government servant is too ill to apply for a medical advance, who can apply for the same? सपोज कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, कि सीवियर इलनेस है, कि द बेसिकली द गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज इन अनकॉन्शियस कंडीशन, तो वो तो मेडिकल एडवांस अप्लाई नहीं कर सकता. तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर, तो उसके तरफ से हु विल बेसिकली अप्लाई द मेडिकल एडवांस, कौन मेडिकल एडवांस अप्लाई करेगा. तो यहां पर बहुत कॉमन चीज है, चाहे वाइफ चाहे कर सकता है और लीगल आपका लीगल हेयर कर सकता है, आइदर योर वाइफ और लीगल हेयर. तो आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो वन थिंग रिमेंबर, इफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई is unable to apply the medical it means advance at the time of critical illness, then on behalf of him suppose either his wife or legal heir can apply the medical advance. Option B is the correct answer. ये बहुत बार क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे. As per CS medical attendance rules, when can cases of prolonged treatment not requiring hospitalization be referred to the OPD, outpatient department of a government servant hospital? तो आप जानते हो कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो 10 डेज में 4 कंसल्टेशंस होता है. यदि आप पर्टिकुलर डिजीज से आप रिकवरी नहीं करते हो, चाहे वो 10 डेज से ज्यादा हो जाता है, तब उसको प्रोलॉन्ग कहा जाता है और आपको ओपीडी में आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा. वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर आपको ट्रीट करेगा वही आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होगा. मगर याद रखिए 10 डेज ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट आपको ट्रीटमेंट करेगा और 10 डेज के अंदर 4 कंसल्टेशंस होगा. ठीक है, यदि 10 डेज में आप रिकवरी नहीं करते हो तो तब आपको प्रोलॉन्ग डिजीज हो गया और आपको रिफर कर दिया जाएगा ओपीडी को, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट को. ठीक है, और वहां पर भी 10 डेज में बेसिकली 10 इंजेक्शंस होता है. यदि 10 इंजेक्शन से ज्यादा होगा, इंजेक्शंस रिलेटेड आता है, तो 10 इंजेक्शंस नॉर्मली होता है और इट कैन बी इंक्रीज टू 15. मगर 15 इंजेक्शन से ज्यादा हो गया, आपका ट्रीटमेंट 10 डेज से ज्यादा होगा, 4 कंसल्टेशन से ज्यादा होगा, ये सब प्रोलॉन्ग होता है. व्हेन योर ट्रीटमेंट इज मोर देन 4 कंसल्टेशंस, व्हेन योर ट्रीटमेंट नीड मोर देन 10 डेज, व्हेन योर ट्रीटमेंट नीड मोर देन 15 इंजेक्शंस, तो इस केस में ये सब प्रोलॉन्ग हो जाता है. तो वही दिया है कंडीशन, यहां पर दे दिया है व्हेन मोर देन 4 विजिट्स आर रिक्वायर्ड विद इन 10 डेज.
एक्चुअली 10 डेज होता है, उसमें 4 कंसल्टेशन होता है। यदि आपका जो डिजीज है, जो इलनेस में आप सफर हो, यदि उसको मोर देन 4 कंसल्टेशन चाहिए, वो प्रोलॉन्ग हो गया। व्हेन मोर देन ए कोर्स ऑफ 15 इंजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो अभी मैं बताया था 10 डेज कंसल्टेशन में 10 इंजेक्शन नॉर्मली होता है और इट कैन बी इंक्रीज टू 15। यदि आपको मोर देन 15 इंजेक्शन आपको एडमिनिस्टर किया जाएगा तो वो प्रोलॉन्ग हो गया। When more than 4 consultations are required within 10 days, विदिन 10 डेज में मोर देन 4 कंसल्टेशन हो जाता है, क्योंकि 10 डेज में जो लिमिट है 4 कंसल्टेशन, सपोज 10 डेज में मोर देन 4 कंसल्टेशन हो जाता है, वो भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर, ये सभी के ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी केस प्रोलॉन्ग हो जाता है, तब आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को रिफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोर देन 4 कंसल्टेशंस, मोर देन 10 डेज, मोर देन 15 इंजेक्शंस, इस केस में प्रोलॉन्ग हो जाता है, तब आपको रिफर कर दिया जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ द फैमिली मेंबर्स फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 7 CPC। ये जो डिपेंडेंसी कंडीशन आ गया, वहां पर इनकम लिमिट क्या है? ठीक है, जो इनकम लिमिट है वो यही है, 9,000 प्लस उसके ऊपर रहेगा डियरनेस रिलीफ रहेगा। जैसे आपका कोई पेरेंट है, उनको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए नहीं, कि ओनली डिपेंडेंट मेंबर्स एक्चुअली दे कैन गेट द मेडिकल अटेंडेंस फैसिलिटीज ना। तो इसमें उनको पेंशन मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, बट उनका जो इनकम है वो ये 9,000 प्लस उसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ है वो वही दिया है, 9,000 प्लस द अमाउंट ऑफ डियर एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम। तो उससे ज्यादा नहीं होगा। जो आपको बेसिकली आपका पेरेंट को जो पेंशन मिल रहा है वो इतना ही है, 9,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। उससे ज्यादा हो जाएगा, सपोज 9,000, तो ये जैसा बेसिक जैसा है 9,000 है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलता है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, वहां पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। तो यही लिमिट है, ये एक बी लाइन है। ठीक है, इस ये 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ और इससे लेस है तो डिपेंडेंसी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आज पर CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, when a claim for medical reimbursement is rejected by a controlling officer, what is the period within which an appeal is to be made? सपोज आप जो क्लेम किया, आप जो मेडिकल बिल सबमिट किया, उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। सपोज आपको आज लेटर मिल गया कि इट मींस योर मेडिकल क्लेम्स एक्चुअली रिजेक्टेड। आज आपको लेटर मिला, टुडे सपोज यू रिसीव्ड द लेटर and in later it is clearly mentioned that your medical bill is rejected due to this reason। तो आपको अपील करना है, वेरी नेक्स्ट डे से काउंट करो, 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है, 45 डेज के अंदर अपील करना है। और 45 डेज कैसे काउंट करेंगे? सपोज आपको आज लेटर मिला कि आपका जो मेडिकल बिल आप सबमिट किया था, क्लेम किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो 45 डेज हम काउंट करेंगे वेरी नेक्स्ट डे से, आज लेटर मिला तो वेरी नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे हम, 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आज पर CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, कंसल्टेशन ऑफ AMA इज नॉट नेसेसरी इफ द ट्रीटमेंट इज फॉर ए फीमेल फैमिली मेंबर आज एन इनपेशेंट इन। सपोज कोई फीमेल फैमिली मेंबर है, कि कोई सपोज फीमेल एम्प्लॉय है, कि उसका कोई फीमेल फैमिली मेंबर है, वहां पर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का कोई देयर इज नो नीड टू कंसल्ट विथ AMA। यदि आप कोई वोमेन्स हॉस्पिटल है, रिकॉग्नाइज्ड वोमेन्स हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो, सपोज चाहे फीमेल कंसर्न फीमेल एम्प्लॉय कि उसका कोई फीमेल फैमिली मेंबर वांट टू इट मींस एडमिट इन रिकॉग्नाइज्ड वोमेन्स हॉस्पिटल आज इन पेशेंट। ठीक है, तो इस केस में ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के साथ कंसल्ट करना जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कंसल्ट विथ AMA। There is no need to inform to the AMA that it means I am going to get treatment okay in the recognized hospital। तो basically option D is the correct answer। recognized women's hospital, चाहे फीमेल एम्प्लॉय हो
कि उसका कोई फैमिली इट मीन्स फीमेल मेंबर हो, राइट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, करेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। हियर 3 ऑप्शंस गिवन। इन इमरजेंट केस इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट, सीरियस नेचर ऑफ डिजीज एटसेट्रा, द पर्सन और पर्सन्स ऑन द स्पॉट may use their discretion for taking the patient for treatment in a private hospital in case no government or recognized hospital is available nearer than the private hospital। तो ये करेक्ट है। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज कंसर्न एम्प्लॉई वो क्रिटिकल कंडीशन में है, ये अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो वहां पर हम देखा कि पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है, तो इमीडिएटली हम प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। ये तो इमरजेंसी कंडीशन में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट वन। द कंट्रोलिंग ऑफिसर, सेकंड स्टेटमेंट, द कंट्रोलिंग ऑफिसर मे मेक एडवांस पेमेंट्स और एडवांस डिपॉजिट टू हॉस्पिटल इफ डिमांडेड। यदि आपको तो प्राइवेट हॉस्पिटल की प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है, आपको एडमिट कर दिया गया क्योंकि आप क्रिटिकल कंडीशन में है एक्चुअली पेशेंट, तो इस केस में क्या कंट्रोलिंग ऑफिसर एडवांस दे सकता है? एडवांस दे सकता है। सपोज इट इज बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट टू बियर द इट मीन्स मेडिकल इट मीन्स एक्सपेंस, क्योंकि सडनली अनकॉन्शियस स्टेट में आपको एडमिट कर दिया गया, कि क्रिटिकल इलनेस कंडीशन में आपको एडमिट कर दिया गया और बहुत पैसा चाहिए, तो आपका बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल में है, तो इस केस में क्या होगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर डायरेक्टली एडवांस दे सकता है हॉस्पिटल को, ओके, इफ डिमांडेड। आपके तरफ से सपोज आपका वाइफ कोई लीगल हेयर डिमांड करता है तो एडवांस मिलेगा, डायरेक्टली कंट्रोलिंग ऑफिसर एडवांस देगा हॉस्पिटल को। देन द थर्ड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल डिसाइड ऑन द मेरिट ऑफ द केस वेदर इट वाज ए केस ऑफ रियल इमरजेंसी नेसेसिटिंग एडमिशन इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये भी कंडीशन देखेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि क्या एक्चुअली रियल इमरजेंसी सिचुएशन था, क्या रियल क्रिटिकल सिचुएशन था जिसके वजह से एक्चुअली पेशेंट को एडमिट कर दिया गया प्राइवेट क्लिनिक में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो उसको फर्स्ट जस्टिफाई करेगा, फर्स्ट उसको वो ऑथेंटिकेट करेगा। ये भी ठीक है। तो यहां पर जो है तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली करेक्ट पूछा है। तो ये आजकल का पैटर्न है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कर रहा है, कि सीबीएसई एग्जाम कर रहा है, कि और कोई अच्छा एजेंसी एग्जाम कर रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट देखेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे अंडर सीसीएस एमए रूल्स 1944। द एडवांस ऑफ टीए फॉर मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट शुड बी ट्रीटेड एज एन एडवांस ऑन टूर। ये करेक्ट है, मैं बताया था जैसे टूर में कि ट्रेनिंग में आपको एडवांस मिलता है, वैसे ही आपको जब आप मेडिकल अटेंडेंस के लिए आप जा रहे हो, सपोज यहां पर एक ऑप्शन आपको बताया था कि सपोज आउटसाइड ऑफ द सिटी जा रहे हो, आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, कि आपको जो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा था वो अभी आपको रिफर कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द सिटी कोई हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर बेटर ट्रीटमेंट, तो मोर देन 8 किलोमीटर होना चाहिए और आउटसाइड ऑफ द सिटी होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द सिटी और मोर देन 8 किलोमीटर। तो इस केस में आपको एज यूजुअल चाहे कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि फैमिली मेंबर हो, उनको टीएडीए मिलेगा। जैसे टूर में हमको टीएडीए मिलता है, कि ट्रेनिंग में हम जब जाते हैं हमको टीएडीए मिलता है और उसको एडवांस भी मिलता है, हमको एडवांस लेकर जाते हैं, इस केस में भी एडवांस मिलेगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट क्लेम फॉर टीए ऑन कंप्लीशन ऑफ जर्नी और ऑन 31 मार्च व्हिच एवर इज अर्लियर। ये भी करेक्ट है। आपको मेडिकल अटेंडेंस के लिए जो टीए के लिए आपको एडवांस मिला, तो जो सब्सिक्वेंट क्लेम आप करोगे उसमें वो एडवांस को एडजस्ट करना है, ठीक है। आपका बेसिकली कंप्लीशन ऑफ जर्नी, दिस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट क्लेम फॉर टीए ऑन कंप्लीशन ऑफ जर्नी, क्योंकि आप फिर जो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्लेम करोगे, एडवांस ले चुके हो, आप उसको क्लेम करोगे, उसमें आप जो एडवांस लिया है वो एडजस्ट होगा। और ऑन 31 मार्च इसमें जो भी अर्लियर होगा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मेडिकल अटेंडेंस के लिए
आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा और उसके लिए आप एडवांस लिया है, तो जो सब्सिक्वेंट क्लेम करोगे उसमें वो एडवांस को एडजस्ट करो। और 31 मार्च ये कंडीशन है, विच एवर इज अर्लियर, उसमें जो भी जल्दी होगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कब एडवांस मिलेगा ना, जब आपका डिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द सिटी होगा, फास्ट आउटसाइड ऑफ द सिटी, और डिस्टेंस मोर देन 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। सेकेंड एडवांस विल बी एडमिसिबल इंस्टेड ऑफ फास्ट एडवांस इज नॉट एडजस्टेड। आपको फास्ट एडवांस मिला है, वो एडजस्ट नहीं हुआ है, मगर आप सेकेंड एडवांस क्लेम कर रहे हो। यहां पर सेकेंड एडवांस विल बी एडमिसिबल दिया है, इंस्टेड ऑफ फास्ट एडवांस इज नॉट एडजस्टेड, ये गलत है। जब तक आपका फास्ट एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है तब तक आपको सेकेंड एडवांस नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड एडवांस कैन नॉट बी ग्रांटेड अंटिल फर्स्ट एडवांस ओके इज एडजस्टेड। तो आपका फास्ट एडवांस एडजस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको सेकेंड एडवांस मिलेगा। ना, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब फास्ट एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है मगर आप सेकेंड एडवांस आप एडमिसिबल है, नहीं है, गलत है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम शुड बी काउंटरसाइंड by the controlling authorities in all cases before they are presented for payment। यदि आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करते हो, जब भी क्लेम करते हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का साइन चाहिए बिफोर पेमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का साइन चाहिए, ये करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, अंडर CSMA रूल्स 1944 इन केस ऑफ मेंटल डिजीज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। सपोज मेंटल डिजीज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सफरिंग इन मेंटल डिजीज, आप याद रखिए, फर्स्ट आप इन्फॉर्म करोगे कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, यू टेक परमिशन ऑफ द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, एंड नेक्स्ट वन आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल को भेजा जाएगा, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल है, स्पेशली फॉर मेंटल डिजीज, एक्चुअली ट्रीटमेंट इज अवेलेबल देयर। तो फर्स्ट आपको ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का परमिशन चाहिए। फिर क्या है, आपका जो स्टेट का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो फर्स्ट AMA का परमिशन चाहिए, AMA परमिशन दे दिया कि आप जाकर स्पेसिफिक जो रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल है वहां पर ट्रीटमेंट करो, मगर AMA तो दे दिया, मगर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्रूव कौन करेगा ना, स्टेट ओके स्टेट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा। तो दो, फर्स्ट वन AMA हैज गिवन परमिशन, देन बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट इन recognized mental hospital it must be approved by the state chief administrative medical officer। जो स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है वो उसको अप्रूव करेगा कि हाँ अभी उसको स्पेसिफिक एक्चुअली मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। तो AMA परमिशन दे दिया, फिर वो उसको कौन अप्रूव करेगा, स्टेट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली जो ट्रीटमेंट होता है रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल में, कंडीशन क्या है, बिगिनिंग में 6 मंथ्स होगा ट्रीटमेंट, बिगिनिंग में 6 मंथ्स होगा, देन ये एक्सटेंड हो 6 मंथ्स होगा, देन वो 1 ईयर को जाएगा, ओके, देन ऐसे एक्सटेंड होकर मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है। तो मगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बिगिनिंग में 6 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सपोज 6 मंथ्स में आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। यदि 6 मंथ्स में रिकवरी नहीं कर रहे हो तो फिर जो रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल का जो चीफ मेडिकल अथॉरिटी है वो उसको एक्सटेंड करेगा कि और 6 मंथ्स, अनदर 6 मंथ्स, तो अनदर 6 मंथ्स मींस 1 ईयर हो गया कि 1 ईयर में ये रिकवरी कर जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ फिर अगेन वही चीफ जो मेडिकल अथॉरिटी है, जो रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल, वो अगेन अनदर 6 मंथ्स उसको एक्सटेंड करेगा, ऐसे होकर मैक्सिमम 3 इयर्स, ओके, मैक्सिमम 3 इयर्स आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैं डिस्कस कर दिया रिलेटेड टू द मेंटल डिजीज। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। व्हेन कैन ए मेडिकल ऑफिसर सेंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली टू ए प्राइवेट क्लिनिक और लैब फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन? कभी भी सपोज आपका कोई लैब टेस्ट होगा, कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रिफर किया जाता है। मगर इन सब एक्सेप्शनल केसेस क्या है, मेडिकल ऑफिसर देख रहा है कि वो फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है। ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होगा कि पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो इस केस में मेडिकल ऑफिसर आपको रिफर करता है। अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज सभी समय वो रिफर किया जाएगा ओनली टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहां पर और एक मजा बात है, जो मेडिकल ऑफिसर देखा कि वो एक्चुअली फैसिलिटीज नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा वो फैसिलिटीज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, जो हेल्थ सर्विस का जो डायरेक्टर है, वो भी उसको अप्रूव करेगा। जब आप जाकर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की प्राइवेट क्लिनिक में ये टेस्ट करोगे, तो फर्स्ट है मेडिकल ऑफिसर आपको रिफर करेगा कि इस तरीके के फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, और उसको अप्रूव कौन करेगा ना, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विस का जो डायरेक्टर है वो उसको अप्रूव करेगा। तब आप जाकर प्राइवेट क्लिनिक में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बैक्टीरियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे। अगर ये एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मली ये प्रकार जो टेस्ट होगा ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में रिफर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इट इज एसेंशियल owing to non-availability of such facility at a government hospital with the consent of the director of health services, मैं अभी बताया आपको। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए री-एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप जानते हो, सपोज कॉन्सर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद उसका री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है गवर्नमेंट में, वो रिटायर्ड हो चुका है मगर फिर भी उसको री एम्प्लॉयमेंट मिला, क्या उसको मेडिकल अटेंडेंस मिलेगा? मेडिकल अटेंडेंस मिलेगा। रिटायर्ड एम्प्लॉय उसका जब री एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, उसको मेडिकल अटेंडेंस मिलता है, मगर उसमें वो दिया है क्या उसका स्टेटस रहेगा? स्टेटस क्या रहेगा? बोथ, उसका जो री एम्प्लॉयमेंट में जो पे है प्लस पेंशन, ये दोनों को लिया जाएगा। ये दोनों को लेकर उसका स्टेटस को, ये स्टेटस में बताया था कि जैसे जनरल वार्ड है कि सेमी प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, कल बताया था अप टू 47,600 बेसिक पे जनरल वार्ड, 47,601 टू 63,100 वो सेमी प्राइवेट वार्ड हो जाता है। और यदि आपका बेसिक पे 63,101 एंड मोर, इट मीन 63,100 से ज्यादा होगा, तब वो प्राइवेट वार्ड आ जाता है। तो इसमें जो स्टेटस आपका होगा दोनों ऐड किया जाएगा, आपका पे जो फिक्स हुआ है प्लस पेंशन, दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपका स्टेटस को फिक्स किया जाएगा और इसके हिसाब से आपको बेड फैसिलिटी मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब एडमिशन होता है उसका हॉस्पिटल में, तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है मेडिकल ऑफिसर को कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और ये मेरा बेसिक पे लेवल है, तो उसके हिसाब से उसको वार्ड फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो आज इतना ही 20 क्वेश्चन से, फिर थर्ड पार्ट में लाऊंगा। अभी तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 के ऊपर चल रहा है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।